So we'll go ahead with the next topic today. तो अगर आपको याद होगा, if you remember, हमने last lecture में we have seen. Do you remember what we have covered in the last lecture? We have seen in detail. Prism formula तो हमने revise किया था. We have seen what is dispersion of light. Then we have seen what is angular dispersion, and then we have seen what is dispersive power. अगर dispersive power तुमको पता होगा तो अगला टॉपिक समझ में आएगा. ये पूरा एक लिंक है. इफ यू मिस वन टॉपिक यू मिस द नेक्स्ट वन ऑल्सो. तो डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करने के लिए व्हाई डिड वी डिफाइन डिस्पर्सिव पावर फर्स्ट इज क्योंकि जो आज का टॉपिक है वहां पे तुमको डिस्पर्सिव पावर का डेफिनेशन पता होना चाहिए. व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर? इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू दैट ऑफ मीन डेविएशन. मतलब डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई. और जो डेल्टा वाई है इसको तुम डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 भी लिखते हो. मतलब इन शॉर्ट ये जो ये जो डिस्पर्सिव पावर है दैट इज डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर बाई 2 और 2 गया ऊपर. तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर. ये एक इक्वेशन था. और एक इक्वेशन बताया था मैंने इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. तो डिस्पर्सिव पावर के जो दो इक्वेशंस है उसमें से दूसरा इक्वेशन याद रखना विच इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1. अगर ये याद होगा तो तुमको अगला टॉपिक समझ में आएगा. व्हाट इज अगला टॉपिक? एबरेशन ऑफ इमेजेस. है ना. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एबरेशन ऑफ इमेजेस. और ये एबरेशन क्या होता है ये हमने ऑलरेडी मिरर के केस में देखा था. तो मैं वापस बता देता हूँ. एबरेशन ऑफ इमेज मतलब ब्लरिंग ऑफ इमेज. और ब्लरिंग ऑफ इमेज क्यों होता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट. जैसे नंबर 1, जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन अजम्पशन जो हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि ऐसा होगा. जैसे उसमें से पहला अजम्पशन था इट वाज अज्यूम दैट द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज आर फॉर्म नियर द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो मैं स्पीड एकदम से बढ़ा दूंगा. मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ. आई एम गोइंग एट हाफ ऑफ द स्पीड विच आई कैन गो, मे बी इवन 1/3. ध्यान दो. तो जब तुम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हो बाय मिरर्स और बाय लेंस दे आर अंडर सर्टेन अजम्पशन. 3 अजम्पशन थे. ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पास में बना है. नंबर 1. नंबर टू इज इफ यू रिमेंबर नंबर 2 याद है क्या? नंबर 2 क्या था? अजम्पशन द रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर कन्फाइंड टू a cone of very small angle. Number 3 याद है? If the rays are parallel, they are assumed to be paraaxial. मतलब they are parallel to themselves and also to the principal axis. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. तो remember, हमेशा ऐसा नहीं होता है. तो ऐसे केसेस में जो इमेज बनता है वो क्या बनता है? ब्लर्ड बनता है. और जो इमेज ब्लर्ड बना उसको क्या बोलते हो? एबरेशन. So we study image formation by mirror or lens under 3 assumption. Assumption number 1 was the object and image are near the principal axis. Number 2, the rays coming from a point object is confined to a cone of very small angle. And number 3, if the rays are parallel, they are considered to be paraaxial. लेकिन these conditions may or may not be true always. तो ऐसा भी हो सकता है कि रेस तो पैराएक्सियल नहीं है. पैराएक्सियल छोड़ो, ये भी हो सकता है कि रेस पैरेलल ही नहीं है. तो जब रेस पैराएक्सियल नहीं हो या पैरेलल नहीं हो तो जो इमेज बनेगा वो क्या होता है? ब्लर्ड. और ब्लर्ड इमेज को क्या बोलते हो? डिफेक्टिव इमेज. सच डिफेक्ट्स आर कॉल्ड एज एबरेशंस. क्या बोलते हैं इसको? अब याद रखना है. गुड. तो ये एबरेशंस का फंडा क्लियर है ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ. डिफेक्टिव इमेज बनना मतलब एबरेशन. अब अगर आपको याद होगा मिरर के केस में स्फेरिकल एबरेशन था. और वो क्यों था थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूंगा. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा. इन केस ऑफ मिरर्स अगर आपको याद होगा मिरर के केस में जो एबरेशन होता है उसको बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशन. क्यों? क्योंकि वो मिरर के स्फेरिकल शेप की वजह से आता है. वैसा क्यों? वो इसलिए होता है जो तुम फॉर्मूला लिखते हो F इक्वल टू R/2. F इक्वल टू R/2 मतलब होता है सिंगल पॉइंट फोकस. सिंगल पॉइंट फोकस मतलब सारे के सारे रेस सिंगल पॉइंट पे फोकस होने वाले हैं. F इक्वल टू R/2 मतलब सिंगल पॉइंट फोकस. ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी स्फेरिकल मिरर हो उसका रेडियस का वैल्यू क्या होता है? फिक्स.
अगर रेडियस की वैल्यू फिक्स है, एग्जाम्पल 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना हो गया 15। इसका मतलब ये फॉर्मूला तुमको बता रहा है कि सारे के सारे रेज कहाँ पे जाके फोकस होंगे 15 सेंटीमीटर पे, मतलब सिंगल पॉइंट पे। तो आइडियली स्पीकिंग जो रेज थे वो सारे के सारे पैरेलल रेज कहाँ पे जाके फोकस होने चाहिए थे, सेम पॉइंट पे। लेकिन ड्यू टू स्पेरिकल शेप ऑफ मिरर जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल तो है लेकिन दे आर अवे। दिस रेज, द रेज विच आर फार्दर आउट, रेज जितना दूर होगा उसका फोकस पोल के उतने ही पास में होगा। और प्रॉब्लम ये हो गया कि सिंगल पॉइंट फोकस नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा पॉइंट पे फोकस हो रहा है। जब एक से ज्यादा पॉइंट पे फोकस होता है तो इमेज ब्लर बनता है, मतलब एबरेशन होता है। और मैंने बताया भी था आपको कि अगर स्फेरिकल एबरेशन प्रेजेंट हो तो जो इमेज बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स बनता है, और अगर वो एब्सेंट हो तो सारे के सारे रेज सिंगल पॉइंट पे जाके फोकस करते हैं तो पॉइंट इमेज बनता है। तो रिमेंबर, एबरेशन इस केस में इट इज बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर। लेकिन हमको भी लेंस का देखना है। लेंस में जो एबरेशन है उसको स्फेरिकल एबरेशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्रोमैटिक। अब वो क्यों बोलते हैं बताता हूँ, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम मतलब यहाँ पे एबरेशन क्यों हुआ, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हुआ मिरर के केस में। लेंस के केस में भी सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होने की वजह से ही ब्लरिंग होता है। मतलब दोनों के दोनों लेंस और मिरर में डिफेक्ट आने का रीजन सेम है, सिर्फ सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में फर्क है। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिक एबरेशन। क्या बोलते हैं, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमैटिक एबरेशन मतलब कलर की वजह से एबरेशन। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने लेंस को किसी को व्हाइट कलर कर दिया, किसी लेंस को ब्लू कलर कर दिया, ऐसा नहीं होता। लेंस लेंस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है वो। तो यहाँ पे क्रोमैटिक मतलब एबरेशन ड्यू टू डिफरेंट कलर्स, मतलब ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ कलर। अब ऐसा क्यों, सबसे पहले जब मैंने मिरर ड्रॉ किया था तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सिस्टम। रिफ्लेक्टिंग सिस्टम में लाइट मीडियम चेंज करता ही नहीं है। जब लाइट मीडियम चेंज करता नहीं है तो रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। तो रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो। लेंस ट्रांसपेरेंट है क्या, यस। तो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यू रिमेंबर डिस्पर्शन कब होता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, कल ही बताया था, जैसे कि प्रिज्म। सो यू हैव टू रिमेंबर देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्पर्शन। सो देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ डिस्पर्शन, no problem of dispersion of light, dispersion of light in case of mirrors, in case of mirrors। but जब लेंस होता है, मिरर is not made up of transparent material, but lenses are made up of, lenses are made up of transparent medium, transparent medium, right? And if you know क्या कल ही तो बताया था, ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब व्हाइट लाइट पास हो तो क्या होता है उसका, डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्यों होता है, because of different refractive indices for different colors. So but lenses are made up of transparent medium which has different, what different, which has different refractive indices for different colors, and therefore जब लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होगा तो उसको क्या होगा, डिस्पर्शन। जिनको अभी भी थोड़ा लिंक नहीं लग रहा तो लिंक लगा लो। एबरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफेक्टिव इमेज, और डिफेक्टिव इमेज का फॉर्मेशन का रीजन एक ही होता है कि सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं हो रहा है। मिरर के केस में सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होता बिकॉज ऑफ स्फेरिकल शेप ऑफ मिरर। यहाँ पे भी सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर्स इन अ व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट लाइट है 7 कलर्स। अब प्रॉब्लम ये है, आपको अभी तक ये कंफ्यूजन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। हमने तो डिस्पर्शन इन प्रिज्म सीखा था ना, ये तो लेंस है। मैंने इसलिए बोला टॉपिक का अच्छे से टाइटल पढ़ लो, एबरेशन ऑफ इमेज। लेकिन एबरेशन ऑफ इमेज ड्यू टू लेंस, लेंस इज अ प्रिज्म, राइट? बट यू कैन इमेजिन द लेंस
टू बी मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स। एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं ये हमारे पास एक लेंस है, इसका नाम है, पता है इसका नाम, बाइकॉन्वेक्स। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है तो ये है बाइकॉन्वेक्स। और हमारे पास और एक लेंस है जिसको तुम बोलते हो बाइकॉन्केव, तो ये है बाइकॉन्केव। तो तुम्हारे पास चाहे बाइकॉन्वेक्स लेंस हो या तुम्हारे पास बाइकॉन्केव लेंस हो, इफ यू हैव बाइकॉन्वेक्स और इफ यू हैव बाइकॉन्केव, यू कैन इमेजिन, तुम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स जॉइंट बेस टू बेस। याद है क्या? याद है क्या? प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल, उसका अपोजिट साइड कौन होता है? बेस। तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास एक थिक लेंस है, थिक लेंस है, तो इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स व्हिच आर जॉइंट बेस टू बेस। और अगर मेरे पास बाइकॉन्केव लेंस है तो मैं इसको इमेजिन कर सकता हूँ इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म जॉइंट वर्टेक्स टू वर्टेक्स। ये नीचे वाला एक ऐसा प्रिज्म हो गया, ऊपर वाला एक ऐसा प्रिज्म हो गया। तो तुमने ऐसा इमेजिन कर लिया तो तुमको दिख गया कि जो बाइकॉन्केव लेंस है इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म्स। और इफ यू वांट टू इमेजिन बाइकॉन्वेक्स, यू कैन इमेजिन दैट दिस बाइकॉन्वेक्स इज मेड अप ऑफ टू लेंस, सॉरी टू प्रिज्म्स जॉइंट बेस टू बेस। पक्का? राइट? थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, थोड़ा नहीं बहुत होगा, पर होना नहीं है, इसलिए मैं हर बार तुमको बताऊंगा जहाँ कंफ्यूजन हो। हमने पहले एबरेशंस बाय मिरर सीखा था, अब एबरेशन बाय लेंस सीख रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि मिरर के केस में डिस्पर्शन का प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि लाइट ट्रांसफर मीडियम से पास नहीं हो रहा था, लेकिन लेंस ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट ट्रांसफर मीडियम से पास होगा तो क्या होगा? डिस्पर्शन होगा। मतलब व्हाइट लाइट गया तो 7 कलर बाहर आ गए। सही है? हाँ कि ना? यस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्पर्शन तो प्रिज्म करता है, हम तो लेंस की बात कर रहे हैं। तो ये जो लेंस है, चाहे वो बाइकॉन्वेक्स हो या फिर बाइकॉन्केव हो, उसको तुम ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो लेंस है बाइकॉन्वेक्स, इट इज मेड अप ऑफ टू प्रिज्म। हमको इमेजिन करना है क्योंकि ऐसा वर्क होता है वो। तो दीज आर टू प्रिज्म जॉइंट बेस टू बेस। और बाइकॉन्केव को भी तुम इमेजिन कर सकते हो टू प्रिज्म्स जॉइंट वर्टेक्स टू वर्टेक्स। मतलब व्हाइट लाइट का बाइकॉन्वेक्स लेंस से पास होना मतलब ये होता है कि व्हाइट लाइट का दो प्रिज्म में से पास होना, और व्हाइट लाइट का बाइकॉन्केव लेंस से पास होना इसका मतलब भी यही होता है कि व्हाइट लाइट का दो प्रिज्म में से पास होना। अब जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगा तो उसका क्या होगा? डिस्पर्शन। अब देखो डिस्पर्शन की वजह से होता क्या है। तो लुक, पे प्रॉपर अटेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स डिफिकल्ट जाता है ये डेरिवेशन। तो थोड़ा ध्यान देना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। गुड। देन व्हाइट लाइट आया ऐसा। मैं डायग्राम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये व्हाइट लाइट था तो इनकमिंग जो लाइट था वो व्हाइट था, और यू नो व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं। एंड यू ऑल्सो नो कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म में से पास होगा तो क्या होगा? डिस्पर्शन होगा। और आपको ये भी पता है डिस्पर्शन में सबसे कम बेंडिंग रेड का होता है। तो जिसका सबसे कम बेंडिंग हुआ वो सबसे दूर जाएगा और दूर जाके उसका कॉन्वर्जेंस होगा। और सबसे ज्यादा बेंडिंग किसका होता है? वॉयलेट का। तो वॉयलेट सबसे पास में आके कॉन्वर्ज होगा। तो यू सी, ये हो गया फोकल पॉइंट ऑफ वॉयलेट और ये हो गया फोकल पॉइंट ऑफ रेड। मतलब ऑप्टिक सेंटर से मैं अगर देखूं, ऑप्टिक सेंटर ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ ऑफ रेड। अब तो मैं फिलहाल सिर्फ 2 ही कलर दिखा रहा हूँ, ऐसे हर एक कलर के लिए होगा। तो ऐसा येलो के लिए भी होगा, ऐसा ग्रीन के लिए भी होगा, ऐसा बाकी सब कलर के लिए होगा। तो हर एक कलर का फोकस पॉइंट अलग है, और जब अलग अलग पॉइंट पे फोकस होने लग जाए तो क्या होता है? एबरेशन। यहाँ पे एबरेशन क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स। एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर, इट इज कॉल्ड एज क्रोमा। इसलिए इस एबरेशन को क्या बोलते हो? क्रोमैटिक एबरेशन। पक्का? तो इन दिस केस the aberration is because of different focus of different colors. It is not because of the shape of mirror, जैसे मिरर था।
तो बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप था तो स्पेरिकल एबरेशन बोल दिया, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर तो क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्रोमैटिक एबरेशन। सही है, पक्का। अब स्पेरिकल मिरर का एबरेशन हटाने के लिए बहुत इजी काम है। ये था तुम्हारे पास स्पेरिकल मिरर। प्रॉब्लम क्या था कि जो दूर वाले रेस थे, मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर थे, उनका फोकस पोल के पास में शिफ्ट हो जा रहा था। पोल क्या था, पोल यहाँ था। तो रिमेंबर रिमेंबर रिमेंबर, जो रेस पैराक्सियल है लेकिन पास में है, उनका फोकस होता है दूर, और जो रेस पैराक्सियल है लेकिन दूर है, उनका फोकस कहाँ शिफ्ट होता है, टुवर्ड्स द पोल। तो मुझे अगर स्पेरिकल एबरेशन एलिमिनेट करना है, मतलब मुझे स्पेरिकल एबरेशन नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। मैं पता है क्या करूंगा, मैं मिरर को छोटा बना लूंगा। डन। मैं मिरर का एबरेशन कम कर दूंगा। मिरर का एबरेशन कम करने से क्या हुआ कि ये जो दूर वाले रेस थे ना, वो रिफ्लेक्ट हुए ही नहीं, वो सिर्फ पास हुए। और क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हुए नहीं, वो पास हुए नहीं, तो मतलब जो रिफ्लेक्ट हुए नहीं सिर्फ पास हो गए, तो उस केस में जो रेस थे वो कहाँ पे आके फोकस करेंगे, सिंगल पॉइंट पे। तो स्पेरिकल एबरेशन हटाने के लिए व्हाट इज द सॉल्यूशन? मेक अ मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। लार्ज एपर्चर बनाओगे तो प्रॉब्लम है ना, ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए तो कंफ्यूजन है। मैंने पहले बता दिया था, ऑप्टिक्स इज नॉट वेरी इजी। प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंट पॉइंट पे फोकस हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ शेप। बिकॉज ऑफ शेप मतलब जो दूर वाले रेज है उनका फोकस शिफ्ट हो गया, तो नहीं होने देना है। नहीं होने देना है तो मैं रेज को तो नहीं रोक सकता ना। मैं तो नहीं बोल सकता नहीं नहीं तू नहीं रिफ्लेक्ट होना। सुनेगा क्या अपना वो? नहीं। तो क्या इलाज है उसका? उसका इलाज बहुत सिंपल है। उसका इलाज ये है कि तुम एपर्चर छोटा कर लो ना। तुमने मिरर को ही छोटा बना दिया, एपर्चर छोटा कर लिया, उससे क्या हुआ, उससे जो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर के रेज थे वो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं पाए, वो मिरर से पास हो गए। तो जब रिफ्लेक्ट हुए नहीं तो फोकस होंगे क्या? नहीं होंगे। तो अभी वो जो प्रॉब्लम था मल्टीपल पॉइंट फोकस का, वो खत्म हो गया कि नहीं? हो गया। सिंगल पॉइंट आ गया। यस। हाँ, थोड़ा इंटेंसिटी कम होगा, इमेज थोड़ा फेंट हो जाएगा, लेकिन कम से कम ब्लर नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे सॉल्यूशन था कि तुम एपर्चर छोटा कर लो। गुड। लेकिन लेंस के शेप की वजह से एब्रेशन हुआ ही नहीं, वो तो हुआ लाइट की वजह से। अब तुम लाइट को बोल सकते हो क्या, नहीं नहीं एक काम करो, सिर्फ रेड कलर पास हो जाओ, बाकी मत पास हो, बोलोगे ऐसा? सुनेगा वो अपना? नहीं। तो यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम होशियार हैं, बहुत होशियार हैं। हम बोलते सीधी उंगली से ये काम नहीं बन रहा तो अभी इसको टेढ़ा करेंगे। कैसा करेंगे? तो हम एक की जगह पे दो लेंस यूज करते हैं। एक लेंस डिस्पर्शन करवाता है, मतलब व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट करता है, और दूसरा लेंस उसको कैंसिल कर देता है, मतलब वापस से 7 कलर को सिंगल बीम में कन्वर्ट कर देता है। तो टू रिमूव chromatic aberration, we use a combination of two lenses. To remove which aberration? Chromatic aberration. We use combination of two lenses, and such a combination is called as achromatic combination. क्या बोलते हैं? क्रोमैटिक एबरेशन को हटाने के लिए जो तुमने दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज कर लिया, उसको बोल दिया अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। सिर्फ ए आगे लगा दिया, अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। तो थोड़ा थोड़ा लिख दूंगा, ज्यादा नहीं, आई लाइक लिटिल बिट। सो टू रिमूव, पहले तो क्रोमैटिक एबरेशन क्या है वो तुमको पता है, अब मैं लिखने नहीं वाला वो। सो टू रिमूव chromatic aberration, we use a combination of two lenses. Such a combination is known as a chromatic combination. और कहाँ पे कंफ्यूजन होता है वो भी बताते जाऊंगा मैं।
यहाँ पे हम लोगों को क्रोमेटिक एबरेशन रिमूव करना था, तो हमने दो लेंस यूज किए, दो लेंस। जेई नीट में जब जेई नीट का जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वहां पे भी एक बार और अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन आएगा, लेकिन वो होगा ऑफ प्रिज्म्स। मतलब वहां पे मैं दो प्रिज्म यूज करने वाला हूँ, वो टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है। यहाँ पे दो लेंस मतलब चार प्रिज्म जैसा हो गया, क्योंकि ये देखो, ये दो और ये दो। तो टू रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन वी यूज टू लेंसेस। दो लेंस है तो दोनों लेंस का रिफ्लेक्टिव सॉरी डिस्पर्सिव पावर भी तो होगा, है ना। पहले लेंस का मटेरियल का डिस्पर्सिव पावर कितना है, ओमेगा 1, दूसरा कितना है, ओमेगा 2। याद रहेगा पक्का, श्योर। यहाँ तक समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। एबरेशन क्या है पता है, जब सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं होता इमेज ब्लर होता है, इसको बोलते हो एबरेशन। और यहाँ पे एबरेशन क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर का फोकस अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है, तो यहाँ पे एबरेशन इज बिकॉज ऑफ कलर, तो क्या बोल दिया, क्रोमैटिक एबरेशन। तो लेंस में एबरेशन क्या होता है, क्रोमैटिक, बराबर। अब हमको क्या करना था, हमको ये क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना था, तो रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, दो लेंस यूज कर लिए इन कॉम्बिनेशन, सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। नंबर 2, दो लेंस यूज किए हैं, तो पहले लेंस का जो डिस्पर्सिव पावर है वो ओमेगा 1 है, दूसरा क्या है, ओमेगा 2, और पहले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो f1, दूसरा क्या है, f2, बराबर। करेक्ट। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव दिखाया है, राइट। जरूरी नहीं है, मैंने डायग्राम दिया ही नहीं है आपको नोट्स में, जरूरी नहीं है कि पहला कॉन्वेक्स और कॉन्केव, उल्टा भी हो सकता है। आई एम जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट वी आर यूजिंग टू लेंसेज, बस। यू डोंट नीड अ डायग्राम। यहाँ तक क्लियर। अब ये दोनों लेंस मिलके क्या काम करेंगे, ये दोनों लेंस मिलके क्या काम करेंगे वो समझ लो। ये आया व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट किस में से पास हुआ, लेंस में से। लेंस को तुमने कैसे इमेजिन किया, प्रिज्म जैसा, तो प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्शन, क्या करता है, डिस्पर्शन। तो इसने कर दिया डिस्पर्शन। सबसे कम बेंडिंग हुआ किसका, रेड का। सबसे ज्यादा हुआ किसका, वॉयलेट का। वेरी गुड। सबसे ज्यादा हुआ वॉयलेट का, सबसे कम हुआ रेड का। वेरी गुड। और जो दूसरा लेंस था उसने क्या किया पता है, उसने डिस्पर्शन को कैंसिल कर दिया। डिस्पर्शन की वजह से क्या हो रहा था, अलग अलग कलर का फोकस क्या हो रहा था, अलग अलग पॉइंट पे। तो दूसरे लेंस ने क्या किया, दूसरे लेंस ने ऐसा किया कि जहां पे रेड का फोकस होने वाला है वहीं पे किसका फोकस होना चाहिए, वॉयलेट का। करेक्ट, बराबर। वैसे एक्चुअली ये डायग्राम कंप्लीट नहीं है। एक्चुअली होता ऐसा है, व्हाइट लाइट आता है, पहले लेंस की वजह से 7 कलर में स्प्लिट होता है, दूसरे लेंस की वजह से 7 कलर वापस कंबाइन होकर क्या बन जाते हैं, व्हाइट लाइट। मैंने इसलिए बोला कि मैं सिर्फ ये डायग्राम आपको समझने के लिए ड्रॉ करके देने वाला हूँ, यू डोंट नीड दिस। अब प्रॉब्लम ये है कि 7 कलर का एबरेशन हटाना एक साथ पॉसिबल ही नहीं होता है। 7 कलर के फोकस को एक पॉइंट पे लाना, इट इज डिफिकल्ट टास्क। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ एक्सट्रीम कलर का फोकस एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करते हैं। तो वी ट्राई टू एलिमिनेट एब्रेशन ऑफ which colors, extreme colors. So it is difficult to eliminate aberrations of all colors together. It is difficult to eliminate aberration of all colors together. So therefore we try to eliminate aberration of which colors, extreme color, aberrations due to extreme colors. बाकी थ्योरी आपको डिटेल में नोट्स में दिया है मैंने, डोंट वरी विद दैट, वो है आपके पास। व्हाट डू मीन बाय एलिमिनेशन ऑफ एबरेशन, सारे रेज का फोकस सेम पॉइंट पे लाना। मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मैं रेड कलर का और वॉयलेट कलर का फोकस सेम पॉइंट पे लाऊंगा, है ना, क्योंकि वही तो सेम नहीं था ना, रेड और वॉयलेट का फोकस सेम नहीं था। एलिमिनेट करना मतलब सेम पॉइंट पे लाना, सेम पॉइंट पे लाना मतलब फोकल लेंथ को सेम करना, राइट। पक्का, क्लियर। पहले सिंगल लेंस यूज किया तो FR फोकल लेंथ ऑफ रेड कलर और F3 फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट कलर सेम था क्या, नहीं। अब तुमको इसको एलिमिनेट करना तो तुमने और एक लेंस लगा दिया,
तो वो लेंस लगा के क्या अचीव किया तुमने, दोनों का फोकस सेम पॉइंट पे आया। फोकस सेम पॉइंट पे आने का मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट और रेड क्या है, सेम। अगर ऐसा है तो ऐसा भी है, कुछ नहीं है, मैंने रेसिप्रोकल ले लिया। अब बोलो रेसिप्रोकल क्यों लिया तुमने, तुम्हारे पास लेंस मेकर इक्वेशन में एफ था कि 1/f था, इसके लिए बस, बाकी कोई रीजन नहीं है। अब तुमको और एक चीज पता होनी चाहिए, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस इन कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैंने ये दोनों लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा है, टच करके रखा है। और नॉन कॉन्टैक्ट वाले तुम JEE नीट में सीखोगे, मैं सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला। जब तुम्हारे पास एक लेंस है फोकल लेंथ f1, दूसरा लेंस है फोकल लेंथ f2, हाँ हो सकता है कि दोनों कॉन्वेक्स हो सकता है दोनों कॉन्केव भी हो सकता है एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव हो, मैं सिर्फ जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। और अगर इन दोनों का ऑप्टिक सेंटर का डिस्टेंस कितना है d, ये दोनों लेंस मिलके एज अ सिंगल लेंस बिहेव करते हैं। क्यों, अरे ऐसा कैसा बिहेव करते हैं, जरा इमेजिनेशन को बढ़ाओ तो तुमको सब समझ में आएगा। कुछ दिख रहा है, यू सी, इफ आई ट्रीट द टू लेंस एज अ सिंगल लेंस, इट लुक्स लाइक अ सिंगल लेंस। इफ आई टेक द टू लेंस एंड इमेजिन, इसके सिर्फ बाउंड्रीज को मैंने एक्सटेंड किया है, कुछ नहीं किया, ऐसा बाउंड्री को एक्सटेंड कर दिया एक्सटेंड, हाँ, और दोनों सरफेस इक्वल होंगे, इक्वल रेडियस होंगे, कोई जरूरी नहीं है, तो इट लुक्स लाइक अ सिंगल लेंस। अगर ये लुक्स लाइक अ सिंगल लेंस है तो इस लेंस का भी तो कुछ फोकल लेंथ होगा कि नहीं होगा, होगा नहीं होगा, यस नो यस, हाँ, तो बस उसका फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1 इंटू f2। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। लेकिन मैंने बोला कि अब फिलहाल टेम्पररीली हम दो लेंस को कैसा रख रहे हैं, कॉन्टैक्ट, तो d की वैल्यू क्या हो गई, 0, d 0 हो गया तो क्या आ गया 1/f1 plus 1/f2। so for two lengths in contact with each other, when you have two lengths in contact with each other, the effective focal length is 1/f1 plus 1/f2। पक्का, श्योर, 100%? हाँ या ना, हाँ, ओके गुड, या तो हाँ बोलो ना बोलो, कुछ तो एक बोलो, do not just sit here। so what is 1/fv, fv is focal length of violet color, बराबर, करेक्ट। दोनों लेंस का फोकल लेंथ हर एक कलर के लिए अलग अलग होगा, तो पहले लेंस का फोकल लेंथ वॉयलेट कलर के लिए क्या होगा, f1v, क्या होगा f1v, क्या होगा f1v, और दूसरे लेंस का फोकल लेंथ वॉयलेट कलर का क्या होगा f2v, क्या होगा f2v। तो मैं 1/fv लिखूंगा तो बन जाएगा f1v प्लस f2v। पक्का, जागना पड़ेगा ना आज, मुश्किल है थोड़ा सा, भी झपकी लग गई, गए गए, गुड, मैं तुमको ही बोल रहा हूँ, बराबर। देन अगर वॉयलेट कलर के लिए दोनों लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग है तो रेड के लिए भी क्या है, अलग अलग है, तो 1/fr भी क्या आएगा, 1/f1r प्लस 1/f2r, इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1, 3 और 4 को यूज करो, तो इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से 1/fv इक्वल टू 1/fr, लेकिन 1/fv क्या था, 1/f1v प्लस 1/f2v इक्वल टू 1/f1r प्लस 1/f2r। so therefore from equation number 1, 3, 4 you have 1/f1v plus 1/f2v equals to 1/f1r plus 1/f2r। गुड, राइट। जहां जहां 1 लिखा है वो पहला लेंस का फोकल लेंथ है, जहां जहां 2 लिखा है वो सेकेंड लेंस का है। पहला लेंस हो दूसरा लेंस हो, इन जनरल फोकल लेंथ का फॉर्मूला लेंस मेकर इक्वेशन से आता है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। पक्का, अब जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान दे दो, क्योंकि नोट्स बाद में पढ़ोगे और यहाँ ध्यान नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। तो पहला लेंस f1
म्यू वन, और ये भी पहले लेंस का 1, बराबर। अगर दूसरा लेंस का लिखा होता तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 माइनस 1 सेकेंड लेंस का और सेकेंड लेंस का, बराबर बराबर। तो ये 1/r1 माइनस 1/r2 ये पहले लेंस का है। पहले लेंस का पहले सरफेस का रेडियस r1 था, पहले लेंस का दूसरे सरफेस का रेडियस r2 था। तो 1/r1 माइनस 1/r2 ऑफ फर्स्ट लेंस। सेकेंड लेंस का पहले सरफेस का रेडियस r1 था, सेकेंड लेंस का सेकेंड सरफेस का रेडियस r2 था। तो 1/r1 माइनस 1/r2 ऑफ सेकेंड लेंस। अब प्रॉब्लम ये है कि जो 1/r1 माइनस 1/r2 है ना, ये हमको काम में ही नहीं आते। तो आएंगे भी तो बार बार कौन लिखेगा? तो हम एक काम करते हैं, हम ना थोड़ा स्मार्ट काम करते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये तो लेंस के रेडियस पर डिपेंड करता है कि नहीं, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तुमने लेंस को बना लिया 1/r1 माइनस 1/r2 क्या हो गया? कांस्टेंट। तो एक काम करो, एक काम ऐसा करो, इसको k1 बोल दो। तो इसको क्या बोल दिया? k1। इसको k1 बोल दिया तो इसको क्या बोल दोगे? k2। So therefore you have 1/f2 equals to mu2 minus 1 k2। यहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर बहुत बड़ा डेरिवेशन है ये। और जब मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, तो ध्यान दे लिया करो, ज़्यादा पेजेस डाले मतलब डेरिवेशन साथ सब बड़े बड़े हैं। गुड, तो यहाँ ध्यान दो। तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 5 था 1/f1v प्लस 1/f2v इक्वल टू 1/f1r प्लस 1/f2r। उसमें से तुमने 1/f1 निकाल लिया, क्या आया? μ1 माइनस 1 k1, और 1/f2 क्या आ गया? μ2 माइनस 1 k2। ये तो जनरल है, अलग अलग कलर के लिए ये भी अलग अलग है। मतलब जब मैं 1/f1v लिखूंगा तो मैं μ1v माइनस 1 k1v नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? मैंने अभी तो बोला वो कांस्टेंट है। तो लेंस का अपना शेप चेंज करने वाला है कलर के हिसाब से नहीं, तो वो कांस्टेंट को कांस्टेंट रखो। लेकिन तुमको याद है अलग अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इसके लिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ v लिखा है, k के साथ नहीं लिखा है। तो सिमिलरली 1/f2v क्या आएगा? μ2v माइनस 1 k2। 1/f1r क्या आएगा? μ1r माइनस 1 k1। और 1/f2r क्या आएगा? μ2r माइनस 1 k2। बराबर। ये सारे के सारे इक्वेशन नंबर 6 में जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, कुछ लोग सर पे हाथ लगा के बैठे हैं। अभी इतना जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम है। सर पे हाथ लगा के बैठने के लिए थोड़ा सा और वेट कर लो, बहुत सारा बाकी है। तो फ्रॉम 5 एंड 6, व्हाट इज 1/f1v? व्हाट इज 1/f1v? μ1v माइनस 1 k1 प्लस 1/f2v। व्हाट इज f2v? μ2v माइनस 1 k2 इक्वल टू 1/f1r। व्हाट इज f1r? μ1r माइनस 1 k1 प्लस μ2r माइनस 1 k2। ठीक है, मैं कभी कभी जानबूझ के ही एक के नीचे एक टर्म्स लिखता हूँ, जानबूझ के, क्योंकि तुमको दिखना चाहिए इन दोनों में k1 है। तो अगर मैं दोनों टर्म्स को एक साइड पे लेके आऊँ तो मैं k1 कॉमन निकाल सकता हूँ। इन दोनों में k2 है, अगर मैं इनको एक साइड में ले आऊँ तो मैं k2 भी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो वैसा कर लेंगे फिर। तो μ1v माइनस 1 k1 माइनस μ1r माइनस 1 k1, कुछ नहीं, इसको उस साइड पे डाल दिया, इक्वल टू लेफ्ट साइड पे क्या बचा? μ2r माइनस 1 k2, और इसको भी ले गए वहां पे तो माइनस μ2v माइनस 1 k2। अब दोनों टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड के दोनों टर्म्स से k1 कॉमन और राइट हैंड साइड से k2 कॉमन। तो k1 कॉमन आ गया, तो क्या बचा? μ1v माइनस 1
माइनस म्यू वन आर, माइनस माइनस प्लस वन, K1 तो लिख दिया वहां पे, यहाँ पे K2 बाहर निकाल लिया तो क्या आया, म्यू टू आर माइनस वन माइनस म्यू टू वी माइनस माइनस प्लस वन। गुड, माइनस वन प्लस वन कैंसल हो गया। तो यू हैव, एक काम करो, K1 बाई K2 कर लो, K2 को डिवाइड कर लिया तो उधर क्या बचा था, म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी, और यहाँ क्या था, म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। अब एक काम करता हूँ, नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी अपॉन अपॉन नेगेटिव ऊपर से भी कॉमन निकाल सकते हो, डजंट मैटर। तुमको बोलोगे डिनोमिनेटर से क्यों कॉमन निकाल, मत निकालो डिनोमिनेटर से कॉमन, तुम्हारी मर्जी है, यहाँ से कॉमन निकाल लो, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकाला, राइट, तो म्यू टू भी पॉजिटिव हो गया और म्यू टू आर नेगेटिव हो गया, और नीचे क्या था, म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। तो फाइनली तुमको K1 बाई K2 क्या मिल गया, माइनस म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। इक्वेशन नंबर 7। पक्का, खत्म नहीं हुआ अभी, रुको, ये तुमने एक्सट्रीम कलर के लिए किया, किसके लिए किया, एक्सट्रीम। अगर मैं एक फॉर्मूला मीन कलर के लिए बनाऊं, मीन कलर के लिए, व्हाट वाज 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f, याद रखना ये था। और हमने 1 अपॉन f का और एक फॉर्मूला देखा, अगर याद होगा तो हमने और एक फॉर्मूला क्या देखा, म्यू माइनस 1 इंटू के। पहले लेंस की बात करूंगा तो 1 1 और 1, पहले लेंस में येलो कलर की बात करूंगा तो y y, और सिमिलरली सेकेंड लेंस के लिए लिखा तो 1 अपॉन f2y इक्वल्स टू म्यू टू y माइनस 1 k2। सही है, बराबर। अब देखो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन था जिसमें क्या था, K1 बाई K2, तुम्हारे पास दो इक्वेशन और है, और उसमें से भी तुमको K1 बाई K2 मिल सकता है। कैसे मिलेगा, अगर आप इक्वेशन नंबर 8 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो अगर मैं इक्वेशन 8 डिवाइड बाई इक्वेशन 9 कर दूं, व्हाट इज इक्वेशन 8, 1 अपॉन f1y अपॉन 1 अपॉन f2y इक्वल्स टू ये टर्म था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय ये है, यहाँ कर दिया, यस हो गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर में, तो वो आ गया न्यूमरेटर में। तो f2y अपॉन f1y अपॉन f1y याद रखना, इक्वल टू, अभी इक्वल टू की थोड़ी सी जगह शिफ्ट कर देता हूं मैं, राइट। इधर कौन है, K1 बाई K2, और डिनोमिनेटर में कौन है, म्यू टू वाई माइनस 1, उसको वहां भेज दिया न्यूमरेटर में, तो म्यू टू वाई माइनस 1, और इधर क्या आ जाएगा, म्यू वन वाई माइनस 1, इक्वेशन नंबर 10। अब अगर आप नोटिस करोगे इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 10, K1 बाई K2, उधर भी K1 बाई K2, राइट, करेक्ट। तो अगर दोनों का एक साइड सेम है तो दूसरा साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 10, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 10, यहां से तुमको K1 बाई K2 मिल गया, f2y अपॉन f1y म्यू टू y माइनस 1 अपॉन म्यू वन y माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस म्यू टू v माइनस म्यू टू r अपॉन म्यू वन v माइनस म्यू वन r। सही है, गुड, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट ओके। बहुत इजी है ना, बहुत एक्सट्रीमली सिंपल, नथिंग इज डिफिकल्ट रियली। वो माइंडसेट होता है, हाँ, डन, गुड, पक्का। छोटे बच्चों के लिए तो बोलना भी डिफिकल्ट होता है, धीरे धीरे सीखते हैं ना वो, तुम भी सीख लो। तो f2y अपॉन f1y इक्वल्स टू, अब ध्यान दो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है।
यहाँ ध्यान दो, अब ये ऐसा था, हाँ मुझे पता ये भी है, पता है, ऐसा है ना, तो एक काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं, इनको सेपरेट कर देते हैं, कर दिया सेपरेट, यस। अब ये जो म्यू टू वाई माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा था, ये यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो क्या लिखूंगा, म्यू टू वाई माइनस वन, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ऊपर जाके इधर जाके, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, क्या हो गया, मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं, यस। लेकिन तुमको पता है न्यूमरेटर को तुम हमेशा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हो, लिख सकते हो। व्हाट इज डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, म्यू वन छोड़ दो, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, लेकिन साथ में टू टू लिखा हुआ है, टू टू, तो टू टू मतलब कौन से लेंस का डिस्पर्सिव पावर है, सेकेंड, और नीचे क्या है, हाँ वन, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर रिमूविंग क्रोमैटिक एबरेशन। तो अगर आपको दो लेंस यूज करके क्रोमैटिक एबरेशन को रिमूव करना है तो तुमको दो लेंस ऐसे लेने पड़ेंगे जिस केस में मीन कलर के लिए फोकल लेंथ का रेशो, मीन कलर में येलो फोकल लेंथ का रेशो इट इज माइनस ओमेगा टू बाई ओमेगा वन। ऐसे ही दो लेंस यूज करोगे तो ही क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव होगा, नहीं तो कोई भी दो लेंस उठा के रख दिए, लगा दिया, नहीं हो रहा, कैसे होगा, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पक्का, श्योर, 100%। तो अभी वापस ध्यान देना, मैं पूरा रिवाइज करके दूंगा स्टेप बाय स्टेप, ऑल ऑफ यू नीड टू पे अटेंशन। प्रॉब्लम था क्रोमैटिक एबरेशन, अलग अलग कलर का अलग अलग पॉइंट पे फोकस होना, हमको वो रिमूव करना है, हम वो एक साथ सब कलर का रिमूव नहीं कर सकते, तो हम बेस्ट पॉसिबिलिटी इज जो एक्सट्रीम कलर है लास्ट वाले वॉयलेट एंड रेड, उन दोनों को एक पॉइंट पे लाया, हमारा काम हो गया। तो हमारा काम मतलब रिमूव करने के लिए, क्या रिमूव करने के लिए, क्रोमैटिक एबरेशन रिमूव करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, मतलब वॉयलेट और रेड का फोकल लेंथ सेम करना पड़ेगा, मतलब हमको ये करना पड़ेगा, सही है, यस। लेकिन मैंने अभी बोला आपको, मैं थोड़ा सा स्टेप स्किप करने वाला हूँ, सारे स्टेप नहीं लिखूंगा। मैंने आपको बोला ये दो लेंस है, दो लेंस के लिए 1/f होता है, 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f आएगा 1/f1v प्लस 1/f2v, और ये आएगा 1/f1r प्लस 1/f2r, राइट। बट मैं तुमको अभी बोला कि 1/f इज म्यू माइनस वन, 1/r1 माइनस 1/r2, लेकिन ये जो 1/r1 माइनस 1/r2 है ये तो कांस्टेंट है ना, तो मैं उसको एक नया नाम दे देता हूँ क्योंकि वो हर बार सेम ही रहने वाला है, तो उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, के, बराबर, पक्का। तो अगर मैं पहले लेंस के लिए लिख रहा हूँ, पहले लेंस के लिए तो क्या लिखूंगा, 1/f1 म्यू1 माइनस k1, लेकिन पहले लेंस में या दूसरे लेंस में दो दो कलर की बात हो रही है, एक वॉयलेट की बात हो रही है और एक रेड की बात हो रही है, तो रेड कलर के लिए लिख दिया। ये पहले लेंस का हो गया, दूसरे लेंस का भी आएगा 1/f2 इक्वल्स टू म्यू2 माइनस 1 k2। यहाँ पे भी दोनों कलर की बात हो रही है तो दो बार लिखोगे इसको, एक बार लिखोगे वॉयलेट के लिए, एक बार लिखोगे रेड के लिए, हो गया। फिर ये जो इक्वेशन था कौन सा, ये वाला इक्वेशन, अभी मैं नंबर दे नहीं रहा इक्वेशन को, इसमें तुम 1/f1v और 1/f2v और 1/f1r और 1/f2r ये सारा सब्स्टिट्यूट करोगे। व्हाट इज 1/f1v, म्यू1v माइनस 1 k1, तो याद रखना वो बन जाएगा म्यू1v माइनस 1 k1। 1/f2v, व्हाट इज 1/f2v, क्या है f2v, क्या है, म्यू2v माइनस 1 k2 इक्वल टू क्या है, 1/f1r, लेकिन 1/f1r क्या है तुम्हारा, म्यू1r माइनस 1 k1 प्लस म्यू2r माइनस 1 k2। अब जो k1 के टर्म्स है वो एक साइड में लाओ, k2 के एक साइड में लाओ, तो दोनों साइड में से एक एक टर्म को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो म्यू1v माइनस 1 k1 माइनस म्यू1r माइनस 1 k1,
इक्वल्स टू म्यू टू आर माइनस वन के टू माइनस माइनस क्या म्यू टू वी माइनस वन के टू। अब ये के वन आ गया कॉमन, तो म्यू वन वी माइनस वन माइनस म्यू वन आर माइनस माइनस प्लस वन इक्वल टू के टू आ गया कॉमन, म्यू टू आर माइनस वन माइनस म्यू टू वी माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वन प्लस वन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, हो गया, हो गया, गुड। तो अभी क्या बचा आपके पास, बचा के वन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर इक्वल्स टू के टू म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी। फिर यहाँ से हमको k1 बाई के टू का रेशो मिल जाएगा, k1 बाई के टू का रेशो, k1 बाई के टू का रेशो म्यू टू आर माइनस म्यू टू वी अपॉन अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। इसको सिर्फ उल्टा लिखूंगा, इसको सिर्फ उल्टा लिखूंगा, मतलब म्यू टू वी को पॉजिटिव लिखूंगा और म्यू टू आर को नेगेटिव लिखूंगा, तो माइनस साइन बाहर निकालना पड़ेगा, हो गया बराबर। यहाँ से तुमको मिल गया k1 और k2 का पहला रेशो। अब दूसरा भी चाहिए बराबर, दूसरा चाहिए, तो अब दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब मीन कलर के लिए हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। व्हाट इज मीन कलर, येलो। अब येलो के लिए कैसा फॉर्मूला बनेगा, 1/f, क्या था 1/f, म्यू माइनस वन के। तो जब पहला लेंस येलो कलर 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस वन के। दूसरा लेंस येलो कलर और येलो कलर। तुमको k1 बाई के टू चाहिए, तो यहाँ पे ऊपर वाला इक्वेशन उसको नीचे वाला इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो 1/f1 y अपॉन 1/f2 y इक्वल्स टू म्यू वन वाई माइनस वन k1 अपॉन म्यू टू वाई माइनस वन k2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जाता है न्यूमरेटर में, f2y अपॉन f1y इक्वल्स टू म्यू वन वाई माइनस वन क्या म्यू टू वाई माइनस वन। अब पिछले केस में तुमको थोड़ा मेथड अलग बताया था, अब थोड़ा सा अलग करता हूँ। पिछले केस में हमने k1 बाई k2 के दो इक्वेशन बनाए, बोला लेफ्ट हैंड साइड सेम तो राइट हैंड साइड भी सेम। ऐसा करना जरूरी नहीं होता है। तुम्हारे पास ये k1 बाई k2 है ना, और तुम्हारे पास ये k1 बाई k2 है ना, तो डायरेक्टली k1 बाई k2 सब्स्टिट्यूट कर दो यहीं पे, वो भी कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो। माइनस क्या था, म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर अपॉन म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। ठीक है, चलता है, नो प्रॉब्लम। और ये नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लिया, यस, नेगेटिव को बाहर निकाल लिया, म्यू टू वी माइनस म्यू टू आर, और ये क्या था म्यू वन वी माइनस म्यू वन आर। ये टर्म इसको दे दी, मतलब म्यू टू वाई माइनस वन, और ये टर्म दूसरे इसको दे दी, तो क्या आ गया म्यू वन वाई माइनस वन। अब इसी को मैंने सिर्फ ऐसा लिखा, ये टर्म यहां से उठाए नीचे रख दिए, चलता है, यस। ये है ओमेगा 2 और नीचे है ओमेगा 1 और बाहर है माइनस, तो माइनस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1। तो ये मिल गया आपको f2y अपॉन f1y। डन, पक्का पक्का श्योर, राइट, कुछ नहीं है ना, नहीं है ना, कुछ सिंपल है, सिर्फ लेंदी है, तो थोड़ा लेंदी है। सो दैट इज द एंड ऑफ, पता है कौन सा पार्ट, रिफ्रैक्शन पार्ट। एंड एज आई टोल्ड यू, हर बार मैं तुमको इस डायग्राम पे लेते आऊंगा। रिफ्रैक्शन मतलब बेसिकली प्रिज्म थ्योरी खत्म हो गया, तो रिफ्लेक्शन हो गया था, रिफ्रैक्शन हो गया, प्रिज्म थ्योरी भी खत्म हो गया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। उसमें क्या है, पहले माइक्रोस्कोप, उसमें पहले क्या है, कौन सा माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आपके जो बुक है या जो नोट्स है उसमें टाइटल है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है, सब देखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर क्या तो ये भी देखेंगे, लेकिन लेट अस ट्राई टू फर्स्ट अंडरस्टैंड
की जरूरत कहाँ है माइक्रोस्कोप की? फॉर एग्जाम्पल, you know apparent size, apparent, what is the meaning of apparent? How large an object appears is called as apparent, है ना? तो apparent size of object depends on the angle subtended, मतलब angle made by the object on your eye. सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एरोप्लेन देखते हो, छोटा दिखता है क्योंकि बहुत दूर है, मतलब उसने जो एंगल बनाया है वो बहुत स्मॉल है। तुम जितना जितना प्लेन के पास में जाओगे उतना ही बड़ा दिखेगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतना ही ऑब्जेक्ट एंगल छोटा बना रहा है। मैं तुमको यही सब डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, बहुत सिंपल है। तो लेट अस से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है। मैं इस ऑब्जेक्ट को दूर से देख रहा हूँ, यहाँ से मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो आई एम लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ फार डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिखेगा वो डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट ने एंगल कितना बनाया। तो apparent size of the object depends on the angle. If the object is far away, the angle made is very small. Now imagine इसी ऑब्जेक्ट को मैं पास में ला रहा हूँ। अब बताओ यही ऑब्जेक्ट ने एंगल बड़ा बनाया कि नहीं? Yes. So the apparent size of object, the apparent size of object, size of object depends on the angle subtended, मतलब made, subtended by the object at the eye, at the human eye, of course, तो हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं। है तो क्लियर? राइट। अगर आपको ऑब्जेक्ट का एपरेंट साइज बढ़ाना है तो इंक्रीज द एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? क्या किया? यू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर या तो यू गो नियर टू द ऑब्जेक्ट, डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास आ सकता है तो ठीक, नहीं आ सकती है तुम हर दिन करते हो। गिव एन एग्जाम्पल, अभी जैसे यहाँ पे फ्लेक्स लगा हुआ है वैसे नीचे भी लगा हुआ है, दूर से देखते हो तो नहीं दिखता, फिर तुम पास में जाते हो, फ्लेक्स तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमको उसके पास जाना पड़ता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट फिक्स होता है तो ऑब्जर्वर को उसके पास जाना पड़ता है, राइट। कभी कभी ऐसा होता है ऑब्जर्वर अपनी जगह पे खड़ा रहता है, ऑब्जेक्ट उसके पास में आता है। एग्जाम्पल, तुम रेलवे स्टेशन पे खड़े हो प्लेटफॉर्म पे और ऐसा देख रहे हो ये प्लेटफॉर्म है, क्यों? ट्रेन वहाँ से आने वाली है, तो दूर से देखिए, देखो देखो ट्रेन आई, है। जैसे जैसे पास में आई वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता गया। तो इस केस में ऑब्जेक्ट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। इन एनी केस अगर आपको एपरेंट साइज बढ़ाना है तो डिस्टेंस कम करना पड़ेगा। तो टू इंक्रीज द apparent size, the object must be brought closer. The object must be brought closer. तो जितना तुम ऑब्जेक्ट को पास में लाओगे उतना ही ऑब्जेक्ट तुमको क्लियर दिखेगा, राइट? पक्का, क्योंकि उतना ही एंगल बड़ा बन रहा है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। आप सबके पास नोट्स है ना? तो वैसा करो, जो बोल रहा हूँ वो करो। नोट्स को पहले दूर रखो, अगर अब पास में लाओ, पास में लाओ, पास में लाओ, पास में लाओ, पास में लाओ और पास में लाओ, लाते जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? जैसे तुम डिस्टेंस कम कर रहे थे थोड़ा थोड़ा सा जो फॉन्ट्स है, जो लिखा है वो क्लियर हो रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम, अब वही ऑब्जेक्ट तुमको ब्लर दिख रहा है, उसके साथ साथ तुम्हारे आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है। हुआ थोड़ा सा आंखों में दर्द हुआ कि नहीं? होता नहीं, कैसे नहीं, इंसान हो ना, तो आंखें बंद करके देख रहे हो, होता ही है वो। बराबर। तो अब ये जो प्रॉब्लम है
ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमंस के लिए देयर इज अ डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बोल सकते हो तुम, देयर इज अ डिस्टेंस जिससे कम अगर डिस्टेंस हुआ तो द इमेज विल बिकम ब्लर एंड द आईज विल गेट स्ट्रेन। इसको बोलते हो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ह्यूमन आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई, मतलब मेरा नॉर्मल नहीं है क्योंकि चश्मा है मेरे को, तो जिसको डिफेक्ट है वो नहीं, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया नहीं, नॉर्मल आई। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। सो रिमेंबर, यहाँ ध्यान दो, गड़बड़ मत करो। मैं वापस बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा ध्यान नहीं हुआ सिंपल माइक्रोस्कोप पे, अभी तो चालू ही नहीं किया मैंने, अब तो सिर्फ प्रॉब्लम बता रहा हूँ, यहाँ नहीं समझा, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं समझेगा, वो नहीं समझा तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि there is a limit to which the object can be brought closer, and that limit is called as distance of distinct vision, and for a normal human eye it is 25 centimeter. So there is a limit to which the object can be brought closer. The object can be brought closer, right? This distance is called as distance of distinct vision, क्योंकि below which, इस distance से कम distance पे the image becomes blurred and the eyes are strained. अब मैं सब कुछ नहीं लिखने वाला, इसलिए this distance is known as distance of distinct vision. Distance of distinct vision, जिसको तुम शॉर्टकट में बोलते हो DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब इशू ये हो गया है कि मैं ऑब्जेक्ट को पास में तो लाते गया, लेकिन जितना क्लियरली दिखना चाहिए था अभी भी नहीं दिख रहा है। मैंने डिस्टेंस और कम किया, अब तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्लियरिटी की जगह पे ब्लर हो गया, ऊपर से सर दर्द अलग हो रहा है, आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, राइट? एग्जाम्पल, जतरा में गए होंगे, जाना चाहिए बिकॉज पूरा फिजिक्स ही तो है वहाँ पे ना, ऐसा किचन वाला होता है, किचन नहीं, की चेन। उस की चेन में वो चावल के ऊपर, राइस के ग्रेन के ऊपर आपका नाम लिख के देता है ना? वो दिखता नहीं है। फिर कभी कभी हमको वो देखने के लिए पता क्या करना पड़ता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अगर 25 सेंटीमीटर तक डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक ऑब्जेक्ट को लाने के बाद भी तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, जितना हमको क्लैरिटी चाहिए था वो अभी भी नहीं मिल रहा, तो फिर अब क्या करेंगे? अब ये करेंगे कि हम लोग अब एक सिंगल लेंस यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे? सिंगल लेंस। लेकिन उससे पहले थोड़ा डायग्राम समझ लो, यहाँ ध्यान दो। एक ऑब्जेक्ट था ए बी। कौन सा ऑब्जेक्ट था? ए बी। कुछ नाम देना था, दे दिया, ए बी। इस ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ तक रखा? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, DDV। DDV को मैं इसके आगे क्या बोलूंगा? D। क्या बोलूंगा? D। तो जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन D पे रखा था, तो ऑब्जेक्ट ने जितना एंगल बनाया उसको बोल दिया अल्फा। क्या बोल दिया? अल्फा। और रिमेंबर, 25 सेंटीमीटर तक हम लोग लेंस यूज करने की बात ही नहीं करते, इसलिए इसको बोलते हैं अनएडेड आई। अनएडेड आई मतलब तुमने, एड मतलब हेल्प लेना, अनएडेड मतलब तुमने अभी तक लेंस का हेल्प लिया नहीं। तो अनएडेड आई मतलब विदाउट लेंस। तो विदाउट लेंस जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा था तो एंगल कितना बना था? अल्फा। कितना बना था? अल्फा। भी याद रखो ये सब चीजें। अब नाउ व्हाट वी डू इज समथिंग इंटरेस्टिंग। तुम बोल लो हम तो ऑप्टिक्स सीख रहे हैं, तो ऑप्टिक्स का अब भी आएगा ऑप्टिक्स। अब क्या करते हैं? अब हम जानबूझ के आंखों के बीच में और ऑब्जेक्ट के बीच में एक लेंस रख देते हैं इंटेंशनली, जिसको तुम मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हो। ओके, नाउ वो जो तुमने टेबल सीखा था इमेज फॉर्मेशन का, याद है क्या? 8 केसेस, 8 में से 6 केसेस कॉन्केव मिरर के। वो कॉन्केव मिरर को यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। कॉन्केव मिरर कॉन्वर्जिंग रिफ्लेक्टिंग सिस्टम था। कॉन्वेक्स लेंस
कॉन्वर्जिंग रिफ्रैक्टिंग सिस्टम है। मैंने इसलिए बोला था कि वो याद रहेगा, तो अब तुमको टेबल की जरूरत नहीं है, वापस से नहीं बनाना पड़ेगा। कॉनकेव मिरर मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स मिरर मतलब कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव मिरर के कितने केसेस थे? 6 में से 5 थे। रियल इमेज एक था, वर्चुअल। रियल इमेज मिरर में था ऑन द सेम साइड, इमेज फॉर्म ऑन द सेम साइड, और वर्चुअल था ऑन द, यहाँ पे डेफिनेशन उल्टे है, राइट। तो कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, तो कॉन्वेक्स लेंस के भी कितने केस है? उस 6 में से 5 कौन है? रियल। अरे रे 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 रे, रियल क्या है? क्या है? क्या है? और ये रियल इमेज इस केस में उल्टे साइड पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज 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 बराबर बोल रहे हो, और बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला करो, बराबर है, सही है। तो 6 केसेस है कॉन्वेक्स लेंस के, 5 है रियल इमेज, लेकिन रियल इमेज इज फॉर्म ऑन द अदर साइड, ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट, इमेज इज ऑन द राइट, सही है, पक्का। एक केस कौन सा है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज में इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड। और वर्चुअल इमेज बनता कब है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हो? बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड, यहाँ पे पोल नहीं, यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर, और ये आ गया फोकस। मान लो ये फोकस है, फोकल पॉइंट है ये, ओके। तो अब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान दो, यहाँ पे हर बार थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर गए 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 गए, छुट्टी हो गई आपकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से। तो हमको यहाँ पे वी वांट टू मेक श्योर, देखो और एक चीज़ है, प्रॉब्लम था वो बहुत छोटा था ऑब्जेक्ट, 25 सेंटीमीटर तक लाया तो भी काम नहीं हुआ। फिर तुमने क्या यूज़ किया? लेंस। क्यों यूज़ किया? साइज बढ़ जाए, इमेज का साइज और बड़ा दिखे, सही है। तो इमेज का साइज बड़ा दिखे मतलब तुमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा चाहिए, मतलब तुमको मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, है कि नहीं? मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। अब तुमको याद होगा 6 केसेस में से 5 रियल के थे, रियल में से 2 केसेस थे स्मॉल साइज के, एक था सेम साइज, वो तो वैसे भी नहीं हो सकता। बचे 3 केस, 2 रियल के और 1 वर्चुअल के। और मैंने तो पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे रियल भी नहीं, तो बचा कौन? एक। और याद है कॉनकेव मिरर में एक ही केस था जिसमें वर्चुअल इमेज बनता है, वो क्या बनता है? मैग्नीफाइड। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी एक ही केस है जिसमें वर्चुअल इमेज क्या बनता है? मैग्नीफाइड। कब बनता है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड, वेरी गुड, मतलब तुमको पता लग गया कि तुम ऑब्जेक्ट को रखने कहाँ वाले हो, बिटवीन ओ एंड एफ, राइट। तो इसका इमेज बनेगा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज लेंस के केस में होता है सेम साइड पे, और वर्चुअल इमेज हमेशा होता है इरेक्ट, हमेशा होता है इरेक्ट, राइट। एंड इस केस में मैग्नीफाइड भी बनेगा, सेम साइड पे इधर बनेगा। तो ये ए बी का इमेज है, ए डैश बी डैश, क्या है? ए डैश बी डैश। ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, और ये इमेज है तो ये इमेज डिस्टेंस है वी, करेक्ट, पक्का, राइट, 100%। और आपको मैंने बताया था जो रे ऑप्टिक सेंटर से पास हो वो बेंड होता है क्या? नहीं, वो सीधा गया, राइट, सीधा गया। और फिर ये जो बाकी रे है वो बेंड हुआ और बेंड होके यहाँ पे आया, और यहाँ से कहीं से तो, यहाँ से कहीं से तो हम लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग ऑब्जर्वर। गुड। तो वी आर लुकिंग एट दिस ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज क्या बन गया? ए डैश बी डैश। तुमको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। तो ये यहाँ से हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वापस थोड़ा सा लाइन अप कर लो। प्रॉब्लम था ऑब्जेक्ट दूर था, क्लियर नहीं दिख रहा था, ऑब्जेक्ट को पास में लाए, क्लैरिटी बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, 25 सेंटीमीटर तक लाए, क्लैरिटी बढ़ तो गया लेकिन जितना क्लियर चाहिए उतना नहीं है। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस क्या था, प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे इमेज वापस ब्लर हो गया और आंखों पे स्ट्रेन हुआ, वो अलग। फिर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने लेंस यूज़ किया, सिंगल लेंस, सिंगल लेंस। अभी डिफाइन करूंगा मैं सिंपल माइक्रोस्कोप, अब तक डिफाइन ही नहीं किया हमने। तो a biconvex lens used in such a way that the object is placed between
optic center and focus so that the image obtained is virtual elect and magnified. Such a lens is called as simple microscope. अभी हो गया डिफाइंड, बराबर। अब ये तुमने प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार देखा होगा, देखा है, मुझे पता है, खुद ने भी यूज किया है। तुम पता है नहीं किया होगा तो ले लेना, 15-20 रुपये का मिलता है लेंस। यू टेक दैट लेंस और तुम कुछ रीड करने की कोशिश करते हो, तो दिख ही नहीं रहा है यार, नहीं दिख रहा, ऐसा ऊपर नीचे करते हो ना। पता है क्यों करते हो? क्योंकि जब तक ऑब्जेक्ट ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में नहीं आता तब तक इमेज क्या बनाता? रियल। और रियल इमेज लेंस के केस में क्या होता है? ऑन द अपोजिट साइड। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था तो इमेज कहाँ बना? तुम्हारे आंखों के पीछे बना, तो कहाँ से दिखने वाला है तुमको? इसलिए तुम उस लेंस को ऐसा एडजस्ट करते हो, फिर बोलते हो अरे देखो देखो अभी दिखा। तो वो इसलिए दिखा क्योंकि तुमने लेंस को मूव करके, आगे पीछे करके, यू हैव मेड श्योर दैट द ऑब्जेक्ट इज नाउ बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, सो द इमेज इज वर्चुअल ऑन द सेम साइड। पर तुम यहां से देख रहे हो तो इमेज वहीं बनना चाहिए था। जैसे ही गलती से भी ये इधर गया, ऑब्जेक्ट इधर गया, तो इमेज भी गया, क्योंकि अब इमेज उधर बन ही नहीं रहा है, इमेज तो बन ही आ रहा है। तो कैसे देखोगे? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, और तो तुमको दिखने ही नहीं वाला ना वो, तो कैसे दिखेगा? इसलिए ऑब्जेक्ट कहाँ चाहिए? बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। सही है, पक्का। अब जो इमेज ने आंखों पे जो एंगल बनाया उसको बोलते हो बीटा। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? बीटा। इमेज ने आंखों पे जो एंगल बनाया वो क्या बोलते हो? बीटा। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अब बोलोगे, बोल तो रहे आंखों पे, दिखा रहे इधर लेंस पे। लेंस पे दिखाया कि नहीं मैंने? हाँ, दिखाया कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं दिखाया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच ही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ मैं। क्यों पता है? ये भी बीटा है ना, बीटा कि नहीं? वर्टिकली अपोजिट। तो जितना एंगल आंखों पे बना उतना ही एंगल लेंस पे भी बना। किसने बनाया? इमेज ने। किसने बनाया? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि अब डिफाइन करेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो जो टॉपिक का नाम था वो अब डिफाइन होगा, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। यहां ध्यान दो, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप सेम ही है, डेफिनेशन सेम ही है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो इट इज बीटा बाय अल्फा, इट इज बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय, बीटा क्या था? बीटा था एंगल फॉर्म बाय इमेज एट आई, एट आई। पर आई पे जितना एंगल बना उतना ही लेंस पे भी बना। तो इट इज द एंगल मेड बाय, किसने बनाया? इमेज, इमेज एट आई, एट आई अपॉन अल्फा क्या था? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई, बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डीडीवी। वो फिक्स है, डीडीवी डिस्टेंस पे ही रखना है, तब जो एंगल बना उसको ही अल्फा बोलना है। तो इट इज द एंगल मेड बाय, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट अनएडेड आई, एट अनएडेड आई। कंडीशन है, क्या कंडीशन है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डीडीवी, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डीडीवी, व्हेन द ऑब्जेक्ट ओबीजे एट डीडीवी, ऑब्जेक्ट एट डीडीवी। याद रखना, अभी याद रहेगा पक्का पक्का। लेकिन अभी पहले बीटा और अल्फा निकाल लो। एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। लेट अस लुक एट दिस ट्राइंगल। हमको चाहिए था बीटा और चाहिए था अल्फा। यहां ध्यान दो, व्हाट इज tan अल्फा बाय डेफिनेशन? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ए बी बाई डी। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं तुम tan ही क्यों लिए, साइन क्यों नहीं लिए? अगर साइन लेते तो क्या होता? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। पता है क्या तुमको? नहीं, तो नहीं लेना। और तुमको अगर याद होगा, मैंने बताया था कि अगर अल्फा की वैल्यू स्मॉल हुई
तो tan अल्फा sin अल्फा दोनों की वैल्यू कितनी जाती है अल्फा, और वो कितनी आएगी ए बी अपॉन डी, कितनी आएगी ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। तो याद रखना ये हमको मिल गया कहाँ से when the object was at DDV. So therefore tan alpha equals to alpha equals to AB upon D, equation number 2. सही है। अब similarly I can use these triangles to find out beta. What is tan beta? Tan beta opposite upon adjacent, बताओ। A dash B dash upon V, ठीक है V, या फिर ए बी अपॉन यू, ए बी अपॉन यू। और आप बोलोगे नहीं बट हमने तो डेफिनेशन में क्या लिखा, एंगल मेड बाय इमेज। तो कौन सा ट्रायंगल यूज करना चाहिए जिसमें कौन है इमेज? ऑब्जेक्ट वाला यूज करेंगे क्या? नहीं कर सकते क्योंकि सेम ही एंगल है, एंगल सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यूज कर लो। इक्वेशन नंबर 3, नहीं रुको, अब मैं बोलूंगा कि अगर बीटा स्मॉल है तो, जैसे अल्फा स्मॉल था और बीटा भी स्मॉल है, तो फिर tan बीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बीटा, वो क्या हो जाएगा ए बी अपॉन यू, इक्वेशन नंबर 3। अब मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? बीटा बाय अल्फा था ना, तो बीटा कितना है और अल्फा कितना है ए बी, तो डी अपॉन U. So therefore magnifying power of a simple microscope is D upon U. Equation number 4. Look, बराबर? Good. खत्म नहीं हुआ अभी, वेट, यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फॉर्मूलाज हम लोग लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस। क्योंकि अल्टीमेटली तुम देख ऑब्जेक्ट को नहीं रहे हो, तुम देख तो इमेज को रहे हो। क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम डायरेक्ट देख रहे थे तो क्लियर नहीं दिख रहा था, इसलिए तो लेंस लगाया ना। तुम जब लेंस यूज करते हो तो मैग्नीफाइड दिखता है, क्या मैग्नीफाइड दिखता है? इमेज। तो तुम ऑब्जेक्ट को देख रहे हो कि इमेज देख रहे हो? तो हमको इसलिए जो फॉर्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ। और तुमने लेंस यूज किया कि मिरर यूज किया? तो लेंस फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद है क्या? 1/f इक्वल्स टू 1/v, और ये इसको यहाँ लाओ, उसको वहाँ ले जाओ। 1/u इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/f। नोट्स में कुछ स्टेप्स कम दिए हैं मैंने, जानबूझ के दिए, क्योंकि सब कुछ तुम मुझसे मत एक्सपेक्ट करो, थोड़ा खुद भी कर लो। नाउ यूज साइन कन्वेंशंस, यूज साइन कन्वेंशन। उससे पहले चलो साइन कन्वेंशन यूज करने से पहले एक काम करते हैं। तुमको क्या चाहिए था? क्या चाहिए था तुमको? डी बाई यू। क्या चाहिए? तो इसको डी से मल्टीप्लाई कर लो। डी बाई यू इक्वल्स टू डी बाई वी। दोनों स्टेप्स पॉसिबल हैं। तुमको बाद में डी से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ऑल्सो फाइन। पहले कन्वेंशन यूज करना है, कर लो, वो भी चलता है। तो यूजिंग साइन कन्वेंशंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? वर्चुअल इमेज है, सेम साइड पे बना है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था तो इमेज भी लेफ्ट में है। और फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लिया जाता है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लेते हैं, और कॉन्केव को क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? अब एक काम करना, ये जो माइनस माइनस और माइनस साइन है, तीनों माइनस है क्या? तीनों माइनस है क्या? गायब कर दो, चलता है। 1/u इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/f। तो नेगेटिव नेगेटिव मैंने कैंसिल कर दिए। अभी मैं d से मल्टीप्लाई करता हूँ। d बाई यू इक्वल्स टू d बाई वी प्लस d बाई एफ। इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4 and 5, फ्रॉम 4 and 5 व्हाट वाज मैग्नीफाइंग पावर? d बाई यू, लेकिन d बाई यू क्या आ गया? d बाई वी प्लस d बाई एफ। इक्वेशन नंबर 6। ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का जनरल फॉर्मूला है। जनरल क्या है? जनरल का मतलब क्या बताता हूँ। तो मैग्नीफाइंग पावर ये आया d बाई एफ, d बाई वी प्लस d बाई एफ। आया कि नहीं ऐसा? अब दो स्पेशल केसेस भी है। बोलोगे क्या स्पेशल केसेस है? थोड़ा सा अच्छे से सोचो, सोचोगे तो सब समझता है, नहीं सोचोगे तो कुछ नहीं समझ में आता है। तुमने लेंस यूज क्यों किया? Why did you use lens? Magnified image.
क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम पे मैं ऑब्जेक्ट को ला ही नहीं सकता हूँ। मतलब तुम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को ला सकते हो क्या? तो इमेज भी अगर DDV मतलब 25 सेंटीमीटर से कम पे बना तो वो इमेज भी क्या दिखेगा? ब्लर दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस एट विच द इमेज कैन बी फॉर्म्ड इज DDV। उससे कम पे बना तो फायदा ही नहीं है ना, वापस ब्लर दिखेगा। तो मिनिमम डिस्टेंस एट विच इमेज कैन बी फॉर्म्ड इज DDV एंड मैक्सिमम इज नो लिमिट, इंफिनिटी। सही है। तो दो स्पेशल केसेस। तो द if the image is formed at DDV, if image is formed at DDV is formed at DDV, अगर DDV बना तो इमेज डिस्टेंस कितना हो गया? D। कितना हो गया? D। तो इसलिए बोलता हूँ कि एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आता कि दो स्पेशल केसेस में फिर तुम्हारा इमेज DDV से कम पे बन के फायदा ही नहीं है, वापस ब्लर दिखेगा। तो 25 एंड अबव, कितना अबव? इंफिनिटी। तो मिनिमम इज DDV। तो अभी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो मैग्नीफाइंग पावर इक्वल्स टू D बाई वी। D बाई वी मतलब D बाई D, क्योंकि V और D क्या है? सेम। प्लस D बाई F। D और D कैंसिल मतलब क्या? 1। तो 1 प्लस D बाई F। 1 प्लस D बाई F। 1 प्लस D बाई F। और ये कब? जब इमेज काम होना था DDV पे। तो जब क्वेश्चन में ऐसा बोला हो सिंपल माइक्रोस्कोप है और इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV, तो व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? 1 प्लस D बाई F। नंबर 2, if the image is formed at infinity, if the image is formed at infinity, right? तो इस केस में इमेज डिस्टेंस V क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो जो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है वो था D बाई V। V क्या हो गया? इंफिनिटी प्लस D बाई F, राइट? मैग्नीफाइंग पावर when the image is formed at infinity, what is D upon infinity? 0। तो 0 प्लस D बाई F मतलब कितना? D बाई F। आ गया? सही है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप when the image is formed at infinity is D by F। अब दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम समझ लो, दैट विल बी द लास्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर। इशू ये है ऑब्जेक्ट दूर था, तुम पास में लाए, DDV तक लाए, काम नहीं बना, लेंथ यूज किया, मैग्नीफिकेशन मिल गया, और तुमने मैग्नीफिकेशन जब फाइंड किया, मैग्नीफाइंग पावर जब फाइंड किया तो दो जगह पे फाइंड कर लिया, DDV पे फाइंड कर लिया और इंफिनिटी पे। ज़्यादा कब हुआ? मैग्नीफाइंग पावर मोर कब है? इंफिनिटी पे। हर चीज़ इंफिनिटी में बड़ा नहीं होता है। इधर D बाई F है, उधर 1 प्लस D बाई F है, बड़ा कौन है? तो फिर इमेज इज मोर मैग्नीफाइड व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट DDV। सही है, करेक्ट। अगर इससे भी काम नहीं बन रहा, मतलब अभी भी जितना हमको क्लियर इमेज चाहिए था नहीं मिला, अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, इफ यू सी मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ मतलब मैग्नीफाइंग पावर मुझे और बढ़ाना है। क्या करना है? और बढ़ाना है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। इट इज जस्ट लाइक मैग्नीफिकेशन। तो मैंने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देखा, 25 सेंटीमीटर लाया, डजंट वर्क, बहुत छोटा इमेज बन रहा है। मैंने लेंस यूज कर लिया, सिंपल माइक्रोस्कोप, और उसमें भी मैंने चेक किया, इंफिनिटी पे बना और DDV बना। DDV बना तो 1 प्लस D बाई F आया। फिर दिखा कि जितना मैग्नीफिकेशन हुआ है उससे भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे और भी मैग्नीफाइड इमेज चाहिए। और अगर और मैग्नीफिकेशन चाहिए तो तुमको क्या करना पड़ेगा? फोकल लेंथ कम करना पड़ेगा। फोकल लेंथ कम करने का मतलब समझते हो? फोकल लेंथ कम करने का मतलब ये होता है, सपोज मेरे पास एक लेंस था, यहाँ ध्यान दो, ऐसा है, सपोज लेंस था, ये रेस थे और ये रेस लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे जाके कॉन्वर्ज हो गए। इससे यहाँ तक के डिस्टेंस को बोलते हो फोकल लेंथ। क्या बोलते हो? फोकल लेंथ कम करना मतलब फोकस पॉइंट पास में लाना। फोकल लेंथ कम करना मतलब फोकस पॉइंट पास में लाना।
मतलब लेंस के थिकनेस को बढ़ाना। तो अगर आपको फोकल लेंथ कम करना है, फोकल लेंथ कम करना है मतलब रेज को पास में लाना है, कॉन्वर्जिंग पॉइंट टुवर्ड्स द ऑप्टिक सेंटर शिफ्ट करना है। अगर वो करना है तो उसको करने के लिए एक ही इलाज है कि आपको लेंस को थिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और तुम अगर लेंस को थिक करोगे तो आज जो पहला टॉपिक सीखा था क्रोमैटिक एबरेशन, मतलब वापस से मोर थिकर द लेंस डिफेक्टिव इज द इमेज, राइट। जितना लेंस को थिक करोगे वापस से इमेज ब्लर होने लग जाएगा। तो इसका मतलब सिंगल लेंस यूज करके भी काम नहीं बन रहा है, तो अब दो लेंस यूज करेंगे, उसको बोलेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? वो अभी कल देखेंगे।